अब तक हम लोग 1919 के भारत शासन अधिनियम, महात्मा गांधी के आगमन और उनके द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन तक की चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार की चिंता बहुत बढ़ गई। उसने एक कमीशन बिठाया, साइमन कमीशन, 1927 में। लेकिन इस कमीशन में एक कमी थी, इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को जगह नहीं दी गई। इस वजह से भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसका जमकर विरोध किया। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाले सभी राजनीतिक दलों, भारतीयों पर एक दमन चक्र थोपा। बहुत ही भयंकर दमन चक्र था ये। 1928 में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की इसी दमन चक्र के दौरान अंग्रेज पुलिस की लाठियों से चोट लगी तथा कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। भारतीयों में बढ़ते असंतोष को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने कहा कि तुम सब एक होकर अपनी मांगों को हमारे सामने रखो। ब्रिटिश सरकार ये सोचती थी कि भारतीय एक नहीं होंगे, लेकिन भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में एक समिति का निर्माण किया गया। इस समिति की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। मोतीलाल नेहरू ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट, औपनिवेशिक स्वराज्य। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज को मूल लक्ष्य माना और नागरिकों के मूल अधिकारों की भी बात की। औपनिवेशिक स्वराज्य का मतलब था कि स्वशासन, अर्थात भारतीयों द्वारा ही शासन किया जाता, लेकिन नियम, कायदे, कानून ये सब अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए होते। ये मांग नेहरू रिपोर्ट में की गई थी अंग्रेज़ों से, लेकिन अंग्रेज़ों ने नेहरू रिपोर्ट की एक भी मांग को मानने से इनकार कर दिया। 1929 में लाहौर में कांग्रेस का एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। नेहरू द्वारा घोषित पूर्ण स्वराज की मांग ने पूरे देश में एक नए उत्साह का संचार कर दिया। नया नया स्वीकृत तिरंगा झंडा 31 जनवरी 1929 को फहराया गया। अगले साल 26 जनवरी 1930 में पहला स्वाधीनता दिवस या स्वराज दिवस मनाया गया। लेकिन पूर्ण स्वराज अपने आप नहीं आने वाला था। इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी बोला जाता है। इसके बाद गांधी जी ने 12 मार्च को दांडी यात्रा प्रारंभ की। उस समय नमक को बनाने का एकाधिकार ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में रखा था, जिसका मतलब ये था कि ब्रिटिश सरकार ही नमक का उत्पादन कर सकती थी और उसे बेच सकती थी। गांधी जी ने ऐलान किया कि वो नमक का कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। साबरमती आश्रम से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। 3 हफ्तों तक वो पैदल चले, लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय की। इसमें सरोजनी नायडू ने प्रमुख भूमिका निभाई। आखिरकार दांडी के तट पर पहुंचकर उन्होंने अपने हाथों से नमक बनाया और सार्वजनिक रूप से नमक के कानून का उल्लंघन किया। गांधी जी ने घोषणा की कि अब राजद्रोह ही मेरा धर्म बन चुका है। पूरे देश में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। जगह जगह नमक के कानून तोड़े गए। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, उनकी होलिका जलाई गई। लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़नी शुरू कर दी। विद्यार्थियों ने सरकारी विद्यालयों से अपने नाम वापस ले लिए। इस आंदोलन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, लेकिन राष्ट्रवादी मुसलमान कांग्रेस के साथ हमेशा रहे। कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया और 90,000 सत्याग्रहियों को जेल में ठूस दिया गया। पेशावर में तो मशीन गन से लोगों को भून दिया गया। इतना सब होने के बावजूद ब्रिटिश सरकार
इस आंदोलन को दबाने में सफल न हो सकी, बल्कि दिन प्रतिदिन ये आंदोलन और तेज होता गया। गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। समाचार पत्रों, प्रेस पर बहुत ही कड़ा प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन स्वतंत्रता के दीवानों ने तो जैसे अहिंसा को घोल के पी ही लिया था। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से ब्रिटिश सरकार के तख्ते हिल गए। उधर साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत कर चुका था। इस रिपोर्ट में उसने भारत को एक डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने की अनुशंसा की। लॉर्ड इरविन जो वायसराय थे भारत के, उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए लंदन में नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सभा का आयोजन किया। लेकिन इस सभा में कांग्रेस के किसी भी नेता ने भाग नहीं लिया। इस गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य था कि साइमन कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पे विचार विमर्श किया जाए। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच कई लंबी लंबी बैठकें हुईं। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो लंबी लंबी बातचीत हुई, उनके आधार पे एक समझौता तैयार किया गया, गांधी इरविन समझौता, जो मार्च 1931 में था। इसके प्रमुख प्रावधान इस तरह थे: सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी होना, तटीय इलाकों में भारतीयों को नमक उत्पादन की अनुमति मिलना, कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, नौकरी जिन लोगों ने छोड़ दी है उनको वापस नौकरी में रखने के लिए उदार नीति अपनाई जाएगी। इसके अलावा शराब, अफीम, विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर जो लोग धरना दे रहे थे, जो लोग सत्याग्रही थे, उनको गिरफ्तार न किया जाए। ये भी गांधी इरविन समझौते का हिस्सा था। राजनीतिक कैदियों को मुक्त कर उन पर लगे हुए मुकदमों को वापस लेना, ये भी एक हिस्सा था। लेकिन इसमें जिन लोगों पर हिंसा के आरोप थे उनको कैदी ही रहने दिया जाता। इस समय एक मुद्दा काफ़ी चर्चा में था कि भगत सिंह को आज़ादी दिलाई जाए। भगत सिंह, जिनको फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी थी, उनके एक साथी ने उनके खिलाफ़ बयान दे दिया था। ये मांग उठने लगी कि गांधी जी लॉर्ड इरविन से इस बात को रखें कि भगत सिंह की सज़ा को माफ़ किया जाए। हालांकि भगत सिंह खुद भी यही चाहते थे कि उनकी सज़ा को माफ़ मत किया जाए, लेकिन वो हिंसा के आरोप में कैदी थे। इस वजह से गांधी जी ने उनके लिए औपचारिक रूप से किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला कि उनको रिहा किया जाए, लेकिन अनौपचारिक रूप से पत्र लिखकर लॉर्ड इरविन को इस बात के लिए मनाने का प्रयास किया था कि उनकी सज़ा को उम्र कैद में बदला जाए। इसके बाद सितंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया। इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने डोमिनियन स्टेटस देने का वादा किया और स्वतंत्रता की मांग को ठुकरा दिया। गांधी जी ने बहुत वकालत की, लेकिन उनकी मांग को नहीं माना गया। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये था कि भारतीय लोग आंतरिक मामलों में अपने कानून खुद बना सकते थे। बाहर से तो ब्रिटिश सरकार का ही शासन रहता, उन्हीं के आधिपत्य में रहते, लेकिन आंतरिक मामलों में हम लोग खुद कानून बना सकते थे। मगर ये सम्मेलन किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सका। गांधी जी का कहना था कि कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, मगर इस वक्तव्य को 3 पार्टियां चुनौती दे रही थी। पहली थी मुस्लिम लीग। वो कह रही थी कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस नहीं करती। दूसरे थे राजे रजवाड़े। वो कहते थे कि कांग्रेस का हमारे क्षेत्रों पे कोई अधिकार नहीं है, हम अपने नियमों कायदों से चलते हैं। तीसरे थे कानून के प्रकांड विद्वान और हमारे प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। वो कहते थे कि दमित वर्ग जो है, कांग्रेस उनका भी प्रतिनिधित्व नहीं करती। इसी सब के बीच वैश्विक मंदी का दौर चला, वस्तुओं के दाम गिर गए। भारत के किसानों को दिक्कत हुई कि वो लगान ना दे पा रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने एक मूवमेंट चलाया, ना लगान ना टैक्स।
ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ये कांग्रेस की चाल है, वो ब्रिटिश सरकार को टैक्स ना देने के लिए उकसा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप 26 दिसंबर 1931 को पंडित नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद महात्मा गांधी भी भारत वापस आ चुके थे। 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने पुनः शुरू कर दिया। इसी के साथ ही गांधी इरविन समझौता पूरी तरह समाप्त हो गया। इस समय भारत के नए वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन बन के आए थे। इन्हें भारतीयों से जरा भी हमदर्दी न थी। 4 जनवरी 1932 को महात्मा गांधी के पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सरदार पटेल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को एक अवैध संगठन घोषित करके उसके सभी कार्यालयों पर कब्ज़ा कर लिया गया। बहुत ही बुरी तरह से दमन चक्र चला के इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। 16 अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक सांप्रदायिक पंचाट योजना लागू की। ये क्या थी? इस सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड में सभी को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यूरोपियन, आंग्ल भारतीय और दलित वर्ग सभी को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया। उनके चुनाव उन्हीं के द्वारा किए जाने लगे। पृथक निर्वाचन जिसे कहते हैं, उसका प्रावधान किया गया। गांधी जी दलित वर्गों के अलग निर्वाचन क्षेत्र को लेके बहुत ही व्यथित हो गए। वो ये सोचते थे दलित वर्गों के लिए अगर अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी जाएगी तो हिंदुओं से वो हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। B.R. अम्बेडकर जी ये सोचते थे कि जब तक उनको अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं दिया जाएगा तब तक उनकी प्रगति संभव नहीं है। इन दोनों में इस बात को लेकर विवाद था, जिसको निपटाने के लिए पूना पैक्ट एक समझौता किया गया। गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था और उनकी जान को बचाने के लिए अम्बेडकर जी ने और हिंदू और गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे हम लोग पूना पैक्ट या पूना समझौते के नाम से जानते हैं। इस समझौते के द्वारा संयुक्त हिंदू निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ये हिंदू और दलित वर्गों की एकता का एक बहुत बड़ा कदम था। ब्रिटिश सरकार ने भी इस समझौते को स्वीकार कर लिया। 1932 के समय जब ज़्यादातर कांग्रेसी नेता जेल में ही थे, ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर भारत शासन विधेयक का प्रारूप ड्राफ्ट प्रारंभिक रूप एक खाका तैयार किया गया। उसके बाद इसी के कुछ संशोधन के साथ इसे भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में पारित किया गया। 1934 तक महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था और सक्रिय राजनीति से भी अपने आप को अलग कर लिया था। हालांकि अंग्रेज़ों के खिलाफ वो सत्याग्रह व्यक्तिगत तौर पर चलाते रहे, लेकिन मुख्य राजनीतिक धारा से उन्होंने खुद को अलग कर लिया। अब हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935।